मेरे प्यारे बच्चों और नमस्कार दोस्तों, आपके इस स्नेह से, आपके ही प्यार के कारण जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आज मैं पुनः आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का 5वां वीडियो पार्ट 5 आपके लिए प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स। इससे पहले वाले वीडियो में आपने लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने उसमें कहा था कि सॉइल जो है, जो प्लेन एरिया है, वो लैंड का ही एक सबसेट है। तो उसके बाद का ये दूसरा वीडियो है जो इस चैप्टर का 5वां वीडियो है। तो आप इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या है। एज यूजुअल जैसा कि हम आपको पढ़ाते हैं, एक कॉन्सेप्ट मैपिंग देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स में मुझे सबसे पहले सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। So under the head of soil resource, we have to study about soil as a resource and soil formation. Soil resource, soil को क्यों बोलते हैं और soil का formation कैसे होता है? And what is soil profile? आप अपना भी प्रोफाइल बनाते होंगे, बायोडाटा बनाते होंगे, जिसमें आप अपने बारे में सारा कुछ बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, आप किस गांव में रहते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चे हो जो कि एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो तो उसे पता होगा कि मैं इसे पास करने के बाद कहीं जॉब ऑफर में जाऊंगा, तो वहाँ भी आपको अपने प्रोफाइल के बारे में कहा जाता है। नहीं, वही प्रोफाइल यहाँ पर हम थोड़ा सा स्वेल्स के बारे में जानते हैं। हालांकि स्वेल्स के बारे में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस लेवल में आप अभी हैं क्लास 10th में और जिस तरीके की पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो स्वेल प्रोफाइल आपके लिए जरूरी है वो 4 टाइप का है: टॉप स्वेल, सब स्वेल, वेदर रॉक मटेरियल और बेड रॉक। हम इसके बारे में इसमें पढ़ूंगा। उसके बाद है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशंस। सॉइल फॉर्मेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। उसमें आता है पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सी अबाउट द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अगर सॉइल हमारे लिए एक रिसोर्स है तो दिस इज माई ड्यूटी टू कंजर्व दिस सॉइल because it is very useful for our human generations or human being. And so इसके अंदर मुझे पढ़ना है कि मल्चिंग क्या होता है। What mulching help us in the soil conservation? Contour barriers. How contour barrier help in soil conservation? How rock dam help in soil conservation? How terrace farming help in soil conservation? And how intercropping helps me in the soil conservations? Contour plowing helps in soil conservation and shelter beds. And after that we have to see about the soil erosion. And after all we have to see about the learning outcomes, that is your glossary. Okay, so what is our learning objective? After studying this lesson, you will know about the layers of soil, the soil formation, the soil conservations. So finally we have to talk about the discussion and tutorial parts. Now come to the point like soil resource. You know that the topmost layer of the land on which we are going, on which we live, the lithosphere, the topmost layer of the soil, which is composed of grainy substance, is called a soil. You can see here, this is the earth and this is the top layer of the earth. This is the lithosphere. So इस part को हम क्या बोलते हैं? Soil बोलते हैं. This is brown in color and this is the green grass on this soil. So this is your soil. ये जो bottom part है, this is your soil and the upper part is the green area. So the topmost layer of the land, which is composed of grainy substance, is called soil. As you know, now soil is made up of organic matter, minerals, water, air, microorganisms and weathered rock. आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में कि सॉइल के अंदर में क्या होता है। मिनरल्स 45%, जिसमें आपको सिलिकॉन्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है 14%। और ये सिलिकॉन्स आप कहाँ से लेते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड से लेते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड मीन्स Si. Si इज द एलिमेंट है सिलिकॉन, जिसका कि सिंबल Si है, और ऑक्साइड आपने लगा दिया तो O2 हो गया, यानी SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड थर्ड डिजर्ट। जो थर्ड डिजर्ट में आपने वो रेत देख रहे हैं, दीज ऑल आर द सिलिकॉन ऑक्साइड्स।
सो आपको पता चल गया होगा कि थार कितना बड़ा रेगिस्तान है, कितना बड़ा मरुस्थल है, उसी में से मुझे वो मिनरल सिलिकॉन मिलता है जो कि 45% कैटेगरी में आता है। तो 14% अर्थ क्रस्ट में जो है आपको सिलिकॉन ऑक्साइड होता है या सिलिकॉन होता है, याद रखना है। उसके बाद 25% आपके पास वाटर होता है, अदर मिनरल्स आपको 5% एंड वेदर रॉक 25%। तो सॉइल हमारे ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर में होता है कि कोई डिकेड एनिमल्स है, कोई मर जाता है, आप उसे ग्रेवयार्ड में डाल देते हैं, तो वो ऑर्गेनिक मैटर्स है। मिनरल, वाटर, एयर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसी के अंदर में होता है, जो आप कई सारा पढ़ते हैं साइंस में। उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिन्यूएबल होता रहता है। कैसे होता है रिन्यूएबल? वो आप समझ चुके हैं कि जो पेरेनियल रिवर है, लास्ट में आपने देखा कि माउंटेन से रिवर उतरते हैं, अपने शायद फर्टाइल जो सब्सटेंसेज है वो अपने साथ ढो के लाते हैं, प्लेन एरिया में कहीं जाकर उसे सबमिट कर देते हैं। इस तरीके से वो नया ग्राउंड बन जाता है जिसे एलोवियल सॉइल कहते हैं। तो रिन्यूएबल होते रहता है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ का एक मीडियम है, सपोर्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सो जस्ट यू कैन सी है कि ये आपका जो है सॉइल है और इसमें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर में है, ये ग्रीन ग्रास है और ये प्लांट्स किस तरीके से इसमें फलता फूलता है। डू यू नो सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस? यस, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जो एलुवियल स्लैब बनता है और कहीं पे जाके डिपॉजिट करता है कोई फ्लो रिवर, वो काफी टाइम लेता है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। अगर आपको एक क्यूबिक चम्मच, 1 क्यूबिक स्पून, जिस स्पून से आप दवा खाते हैं 5 ml का, उसमें अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉइल के बारे में चर्चा की है, तो इट टेक्स मिलियन ईयर्स टू फॉर्म। सो एक क्यूबिक सेंटीमीटर सॉइल को बनाने में आपको 1000 वर्ष लग जाता है। ओके, सोचिए। लेकिन अगर आपको 100 और 1000 पीस शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहा जाए तो विद इन अ डे आप उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग या सॉइल का मैन्युफैक्चरिंग? ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सॉइल, इसका जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, बिकॉज टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिन्यू। तो इसीलिए हमारे लिए इतना बड़ा फैक्ट्स और इतना बड़ा रिसोर्सेज है। और जिस सॉइल के बारे में हम पढ़ सकते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि ये सॉइल कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। एक होता है इसके अंदर में क्ले, दूसरा होता है सैंड और तीसरा होता है सिल्ट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सॉइल that soil contains, that is 20% clay, 40% sand and 40% silt, and then it is a loam. Okay, so you can see here कि soil what contains clay 0.02 mm, sand 2 से 0.5 mm and silt 0.5 से 0.2 mm, and clay this is the 20%, 40% and this is your soil parts. साइज 2 से इतना, जो सॉइल में आपके पार्टिकल्स होते हैं सैंड पार्टिकल्स, उसका साइज होता है 2.0 mm से 0.05 mm एंड टेक्सचर उसका ग्रिटी होता है। सैंड इज विजिबल टू द नेकेड आइज, आपके नंगे आंखों से उसे देखा जा सकता है। कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विद लो सरफेस एरिया एंड परमिट्स एक्सेसिव ड्रेनेज। सिल्ट के साइज होता है 0.05 mm, आपको याद रहना चाहिए, 0.002 mm एंड बटरी। सिल्ट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज, आपके आंखों से नहीं देख सकते आप उसे। और इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सिल्ट जिस सॉइल में होगा वो वाटर की कैपेसिटी, उसको वाटर को रोकने की कैपेसिटी होगी, यानी पॉन्ड वगैरह में जो पानी स्थिर रहता है उसमें सिल्ट होना चाहिए, तभी पानी उस पर टिका हुआ रहेगा, अन्यथा वो ग्राउंड में चला जाएगा। उसके बाद होता है क्ले, जिसकी साइज होता है 0.002 mm से छोटा, स्टिकी होता है एंड क्ले हैज ए हाई सरफेस एरिया एंड हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्ले में आप अगर उसे ऐसे करके प्लेट बना ले, ऊपर में पानी डाल दे तो नीचे नहीं गिरेगा। तो मेनी स्मॉल पोर्स उसमें होता है एंड पॉजिटिव चार्ज सरफेस टू द अट्रैक्ट होल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस सॉइल का। अब हम आते हैं सॉइल प्रोफाइल की जानकारी के लिए। सो व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? The arrangement of different layers of soil. कई सारे लेयर्स ऑफ सॉइल होते हैं, जैसे हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं, टोपोस्फेयर, फोटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारे हमारे लेयर हैं। और ट्रोपोस्फेयर हमारा सबसे पहला है, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। उसी तरीके से हमने मिट्टी को भी कई सारे लेयर में डिवाइड कर चुके हैं और उसे पढ़ने के लिए ही डिवाइड किया गया है।
तो the arrangement of different layer of soil at a place is called soil profile. The typical soil profile is composed of the following layer. ये जो soil profile में आप देख रहे हैं, there are 1, 2, 3 and 4 layers में मैंने इसे divide किया है. Now this is subsoil. This is called the topsoil. This is the subsoil. Second and third is the weather rock materials. यहाँ पर देख सकते हैं आप पिक्चर में. This is the bedrock. Just click on the topsoil. The topsoil is composed of humus. हमस कहते हैं जैसे पेड़ पौधे और पत्तियां जो सारे गिरते हैं पतझड़ के मौसम में, वो सारे मिट्टी में घुल जाती है और वही चीज उसे फर्टाइल बना देता है. दैट इज कॉल्ड हमस. फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड सैंड, दैट इज कॉल्ड हमस. फर्टिलिटी ऑफ द ग्राउंड प्रोवाइड करता है, ग्राउंड को फर्टिलिटी देता है. जो सबसॉइल है, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम टॉप एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. और आप पढ़ चुके हैं सैंड, सिल्ट और क्ले का क्या साइज होता है पार्टिकल का. थर्ड होता है वेदर रॉक एंड मटेरियल्स. द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स, जो कि आप इस मटेरियल इस पिक्चर में देख सकते हैं. And the last one is from the top is bedrock. This is the fourth layer of the soil and this is also called the last layer of the soil profile. It's composed of huge rocks. बड़े बड़े चट्टानों से ये बना होता है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. This is very simple. Now a factor affecting soil formation. अब ये सब देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, अर्थवॉर्म है, एंट है और टर्माइट है, ये सब मिट्टी के अंदर में रहता है और ये सॉइल का फॉर्मेशन करता है, रिन्यू करता है, जो आप आसानी से समझते होंगे. पेरेंट रॉक की हम बात कर रहे हैं. पेरेंट रॉक डिटरमाइन द कलर, परमिएबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट, टेक्सचर ऑफ द सॉइल. तो ये पेरेंट रॉक जो है इतनी प्रॉपर्टीज सॉइल को देता है, जिसमें सॉइल का कलर होता है, परमिएबिलिटी होता है. परमिएबिलिटी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू ए पोरस मटेरियल. आपको जो सॉइल के अंदर में जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसके नीचे एक पोरस प्लग रॉक होता है जिसमें पानी जाता है और पानी को फिर क्या करता है, फिल्टर करता है और डीप इनसाइड द ग्राउंड भेज देता है. तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पोरस मटेरियल इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. सो ये सॉइल के पास होती है. केमिकल प्रॉपर्टी होती है सॉइल के पास, मिनरल कंटेंट होता है, टेक्सचर ऑफ द सॉइल होता है. तो ये चीज आप देख सकते हैं, कलर, परमिएबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट एंड टेक्सचर एंड सॉइल. ये चीज the very important property of the soil. Parent rock may be rock broken down on the spot of weathering. Weathering के कारण ये parent rock इस तरीके से ब्रेक हो जाता है जो आप इसमें देख रहे हैं. ये weathering के कारण हुआ है, छोटा और बड़ा स्पॉट है इसके अंदर में. And the next one is कि it may also be material such as river alluvium. ये river alluvium है, नदी के किनारे में ये चीज, इसीलिए alluvium soil इसे कहा गया. जो रिवर अपने साथ सैंड और शेल्ट और जो कुछ भी चीज़ ढो के लाते हैं पहाड़ों के रास्ते होते हुए, उसको जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है, यानी रिवर जब समुद्र ऊपर में पहाड़ से नीचे उतरती है, दे हैव ए हाई स्पीड, वहाँ पर रिवर जो होता है अपने यंग होते हैं और धीरे धीरे उसकी स्पीड कमती जाती है और काफ़ी दूरी ट्रेवल करने के बाद रिवर चलते चलते थक जाती है और उसके साथ जो उसका टैक्स उसमें सारे फ्लो होते रहते हैं, उसके साथ उसकी फर्टाइल मटेरियल्स वगैरह उसको साइड में स्पीड स्लो हो जाने के कारण रुक जाती है. उसी को एलुवियम रिवर एलुवियम बोलते हैं. दैट इज द एलुवियम सॉइल. और ग्लेशियर और विंड ब्लोन सेडिमेंट्स, ये सब रिवर के साथ ही सेडिमेंट ऊपर से आता है. उसमें वोल्केनिक ऐश भी होता है, एटसेट्रा, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्सवेयर बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन. तो रिवर उसे काट काट के लाता है सारी चीज़ों को और बाद में जाकर के रास्ते में लगा देता है. ये ग्लेशियल है जहाँ पर रिवर अपने हाई स्पीड में होता है और यहाँ से वेदरिंग करता है और ये विंड के द्वारा जो उसे काटा जाता है. इसके बाद आपको इसमें पढ़ा जाता है कि इट मे ऑल्सो बी मटेरियल सच एज रिवर एलुवियम. ये हम पढ़ चुके हैं. नाउ आई एम कम टू द पॉइंट लाइक क्लाइमेट. क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन मेनली थ्रू द एक्शन ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड विंड. क्लाइमेट जो इन सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है वो 3 वेज है उसका, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड विंड. आइए देखते हैं कि ये एक स्टोन है, ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है कैसे. तो देखिए इसमें किस तरीके से ये सूरज का प्रकाश इस पर टेम्परेचर है और टेम्परेचर के बाद ये मॉइस्चर इसके ऊपर में जमा होता है तो इस रॉक को कमजोर कर देता है. फिर ये एयर है जो इसे फ्रिक्शंस के द्वारा और उसके साथ कोलाइड करते करते ये जो रॉक्स है वो हमारे सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है. बट ये कोई अचानक प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी समय लेता है और इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको होने में. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट
कि soil is our resource, it takes the million of years to form it. तो temperature in the warm and wet low altitude, thick and well developed soils are quite common. The moisture content of the soil is influenced largely by the amount of precipitation and evaporation. And जो wind है, the wind action in some places help in soil formation by depositing sediments that may become parent material of soil. Now, what is the note in this is, in area of sparse vegetation, wind action may also be remove soil. तो wind action से भी soil हट जाती है अपने place से. इसके बाद है relief factors जो कि soil को affirm करता है. This is the third part, relief. Altitude and slope. Altitude जो होता है वो आपके ground से जो height आप लेते हैं, that is your altitude. Basically altitude का measurement जो होता है वो sea level से होता है, परंतु हम यहाँ पर ग्राउंड से मेजर करके आपको बता रहे हैं कि हाइट जो होता है वो जनरली ऑल्टीट्यूड होता है, नॉट एग्जैक्टली वी आर सीइंग है. सो ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल एट ए प्लेस. कितना हाइट पे करना, जैसे माउंटेन पे जाएंगे तो आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, वहां पर मिट्टी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मिट्टी जो है हवा और पानी और के साथ नीचे बहते बहते प्लेन एरिया में आकर के रिवर की स्पीड जब कम होती है तो जमा हो जाता है, तो वहां आपको वो चीज नहीं मिलेगा. तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो किस टाइप का होता है, जिसमें कि सिर्फ पत्थर और इस टाइप की चीजें होते हैं. तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं. प्लेन रिसीव्स लॉट ऑफ हीट एंड अलाउ मॉइस्चर टू कलेक्ट एन आइडियल लोकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो प्लेन जो है रिसीव्स करता है लॉट ऑफ हीट एंड अलाउइंग मॉइस्चर टू कलेक्ट एन आइडियल लोकेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल जो है वो प्लेन है, ये आपको याद रखना चाहिए. And third, the hillsides may have relatively thin soil. Hillside में पहाड़ों की साइड जैसे हमने कहा पत्थर ही होता है और उस पे मिट्टी की परत थोड़ा सा कम होता है. As water and soil forming sediments can quickly down the slopes. यहाँ से ये पानी के साथ इस तरीके से बहते हुए नीचे आ जाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं. उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करता है. These are the biotic factors which affect the rate of humus formation. Humus means organic matter derived from partly decomposed plant and animals remains in the soil. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मिट्टी के अंदर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप बॉर्न भी होते हैं और मर भी जाते हैं, तो उससे जो है फर्टिलिटी ग्राउंड में प्रोड्यूस होता है. और ये जो होते हैं अर्थवॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ये भी सॉइल को फॉर्मेशन करते हैं. आप कई बार इसे देखते होंगे, गाँव घर में ये चीज जनरली मिल रहा है. सो burrowing by animals like earthworm and termites, earthworm, ant and termite exposes soil particle to weathering and which adds soil formation. Soils rich in humus are very fertile. Now the time is what is the factor. Time determines the thickness of the soil profile. Soil formation takes place more rapidly in tropical climates. जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहां पर ये ज्यादा रैपिडली होता है सॉइल फॉर्मेशन देन इन कोल्डर क्लाइमेट्स. ये भी आपको याद रखना चाहिए. सॉइल इरोजन. नॉट इन द इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द नेचुरल एजेंट्स सच एज विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. आप देख सकते हैं कि हवा के बहने के कारण यहाँ पर इस पिक्चर में जो एनिमेशन हो रहा है कि विंड ब्लोइंग द सॉइल, यहाँ से सॉइल को फेंक रहा है इस साइड में, और वाटर रिमूविंग द सॉइल. यहाँ पर टॉप लेयर से द टॉप मोस्ट पार्ट है माउंटेनियस रीजन, यहाँ से पानी नीचे गिरता है और अपने साथ मिट्टी को लेके आता है. तो ये सॉइल इरोजन्स इसी के कारण से होता है. सम कॉमन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर, देयर आर 5 कॉमन cause of the soil erosion. The first one is deforestation, second is landslide, third is floods, and fourth is fertilizers, and fifth is overgrazing. डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ को काटते हैं, इससे आंधी तूफान और बारिश ज्यादा आती है और वो मिट्टी को उड़ा करके ले जाता है, सॉइल इरोजन हो गया. लैंडस्लाइड भी इस जो आपके पेड़ के काटने के कारण ही होता है, और लैंडस्लाइड जो होती है वो बड़े बड़े मिट्टी का बड़ा पार्ट जो है बह जाता है पानियों के साथ, और इसी कारण से आपके फ्लड आते हैं. और फ्लड जो है आपके फ्लड प्लेन में फैल जाती है रिवर के चारों साइड, और वो अपने साथ सारे मिट्टी को बहा करके उसे इनकी तरफ चल देता है. दूसरी बात होती है सॉइल इरोजन में फर्टिलाइजर्स. जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर अपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं तो उसकी जो मजबूती होती है सॉइल की टॉप पे वो कमज़ोर पड़ जाती है, और वो भी हवा के साथ पानी के साथ बह के बाहर निकलता है. एंड
जब किसी भी प्लेन पर, ग्राउंड पर ग्रीन ग्रास और ट्री नहीं होंगे तो वो भी हवा के साथ मिट्टी को ले जाएगा। सो ओवर ग्राजिंग इसी का नतीजा है। अधिक से अधिक पशु अगर पैदा हो जाए और वो सारे प्लांट पर से सारे घास को, सारे ग्रीन चीज को खा जाए तो प्लेन एरिया जो है ड्राई हो जाती है कंप्लीटली और वहां से सॉइल हवा में उड़ने लगता है। सॉइल इरोजन का ये 5 कारण है। The soil, now the pollutions. Soil is polluted mainly due to dumping of wastes. आप देख रहे हैं इस पिक्चर में डंपिंग ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट ऑयल कहीं पर जाकर के आपने जमा कर दिया, एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, these are the cause of soil pollutions. Next one is the rainwater seeping. The rainwater seeping into the soil through such garbage carries pollutant into the soil. जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप सॉइल के ऊपर में डंप ऑफ गार्बेज जमा कर दीजिएगा तो बारिश के पानी के साथ वो सारे उसमें घुल जाएगा, पानी में मिल जाएगा और आफ्टर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस हो जाएगा उसके अंदर, और जो फिर पानी बचेगा वो अर्थ के पोर्स प्लाउड के कारण डीप इनसाइड द अर्थ जाने की कोशिश करेगा और आपके अंडरग्राउंड वाटर को जाके पॉल्यूट कर देगा। तो मिट्टी के साथ साथ आपका पानी जो अंडरग्राउंड में है वो भी पॉल्यूटेड हो जाती है और आप उसे ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं कर पाएंगे। The next one is some waste materials are poisonous. Obviously ये जो waste materials होगा वो poisonous होगा, and some like plastics, chemical pesticides used in agriculture and some chemicals discarded by industries are non-biodegradable. जैसे पॉलीथीन है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसका कि डिग्रेडेबल नहीं होता, डिग्रेड नहीं करता, जो डिकेड नहीं करता, जो आज भी है और हमेशा रहेगा, मिट्टी में अगर मिल गया तो हटेगा ही नहीं, जैसे कि पॉलीथीन कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द नेचुरल एजेंट्स। सो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स आप देख रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्री में की जाती है और इस तरीके से, तो ये बहुत ही खतरनाक है इस पॉल्यूशंस के लिए और लैंड के पॉल्यूशंस के लिए। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, अगर आप एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स की यूज करते हैं तो टेम्परेरी आपको अधिक से अधिक उपज तो हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर द सॉइल का जो अपना प्रॉपर्टी है फर्टिलिटी का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। So soil lose कर देता है अपनी fertility को, and that's why the loss of fertility is caused. Soil loses fertility mainly due to the bad farming practice. What is the bad farming practice? Bad farming practice means the excessive use of pesticides. For example, if too many crops are grown on the same piece of land. आपने एक जगह गेहूं की खेती की, उसको काटने के बाद फिर पेरी क्रॉप्स लगा दी, फिर काटने के बाद मूंग की खेती कर दी और लगातार करते जा रहे हैं, इससे क्या होता है कि उस लैंड का फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए क्रॉप रोटेशन काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपने एक खेत में गेहूं किया है तो कुछ दिनों के बाद ऐसा कुछ खेती कीजिए जो कि कम फर्टिलिटी में आसानी हो जाए या उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। So crops are grown on the same piece of land, nutrients the soil are used up, and this makes the soil infertile. Okay, so the method of soil conservation क्या होगा? अब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में हमको पढ़ना है 7 प्रकार का चीज है, 7 टाइप्स: मल्चिंग, कंटोर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटोर प्लोइंग एंड सेंटर बेड्स। What is mulching? In this method, the bare ground is covered with organic matters like a straw. ये देखिए straw से इसे बंद कर दिया गया है, एंड कवरिंग द सॉइल हेल्प्स रिटेन द मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करना है, धूप में उसकी नमी खत्म ना हो, पानी उसमें से वाष्पीकरण वेपोराइजेशन ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि कुछ बीज को उसमें लगा के उसके कवर को ढक देते हैं, जनरली इक्वेटोरियल रीजन में, और इसे कहा जाता है मल्चिंग। इससे सॉइल की नमी बरकरार रहती है। इसके बाद आता है कंटोर बैरियर्स। कंटोर बैरियर्स आर मेड ऑफ प्लेसिंग stone, grass or soil along the contour. Trenches are made in front of the barriers to collect water. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज, ये इस प्रकार की जो है सो बैरियर बना दी जाती है और ये पानी को रिटेन करता है। तो कंटोर बैरियर्स आर मेड बाय प्लेसिंग स्टोन, ग्रास और सॉइल, ये साइड में ऐसे करके लगा दिया गया और ये पानी को रोकता है। कंटोर बैरियर हेल्प, बैरियर का मतलब होता है बांध टाइप का, जिसमें आप इस स्टोन, ग्रास और सॉइल का यूज कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल को डिग्रेड करने से रोकता है, सॉइल को कटने से, पानी में बहने से रोकता है, which may happen due to the rain wash. Now the rock dam. Rocks are piled up to make a dam, and such dams slow down the flow of water, and thus it prevents the gullies and soil loss. Okay,
So now called the terrace farming. Terrace farming is done in hilly areas. हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग होती है जब माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, इस टाइप में टॉप पे जब जाते हैं पहाड़ों के साइड, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लेन को काट के प्लेन कर दिया, फिर मेड़ बना के नीचे कर दिया, फिर उसके नीचे कर दिया, सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है। जैसे हम सीढ़ी पे दर चढ़ते हैं ना, ऐसे ही उसकी ग्राउंड हाइट ऐसे करके, जैसे छत का सीढ़ी होता है, छत पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे चढ़ने के लिए उसी तरीके से प्लेन को काट करके बनाई जाती है, ताकि पानी अगर वहां से गिरे तो पहले प्लेन पे थोड़ा सा स्टैटिक हो जाए, फिर नीचे गिरे, फिर स्टैटिक फ्लो हो जाए, फिर नीचे गिरे, और वो पानी के स्पीड को स्लो कर देता है, जिसके कारण उस पानी के साथ मिट्टी का कटना रुक जाती है और सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होता है, सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता है। सो टेरेस फार्मिंग इज डन इन हिली एरियाज। प्लॉट्स आर मेड इन शेप ऑफ द टेरेस। आप ये देख रहे हैं ना, ये सब टेरेस है, ये सब टेरेस है, दिस आर द टेरेस to ensure the flat surface for growing the crops. It helps in reducing the soil erosion and which may happen because of the runoff. Now the intercropping. In this method, different crops are grown in alternate rows. जैसे मैंने पहले कहा आपको कि wheats के बाद पैडी क्रॉप्स के बाद मूंग, ऐसे नहीं करना चाहिए। Crops are grown in different times. It helps in preventing soil erosion from the rain wash. और ये soil erosion को रोकने के लिए मेड़ की तरह बना दीजिए और बीच में उसका खेती करना, उससे ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद है कंटोर प्लॉइंग। देखिए, कंटोर का मतलब होता है सर्कुलर आर्क में खेत बना देना। तो इन दिस मेथड प्लॉइंग इज डन पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ द हिल स्लोप, और ये भी टॉप पे होता है, एंड दिस हेल्प इन फॉर्मिंग ए नेचुरल बैरियर एंड प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द स्लोप। Now this is called shelter belts. This method is used in coastal areas and dry regions. Row of trees are planted along the boundary of the farmland and this helps in preventing soil erosion from wind. ये shelter belt होता है और आपको याद रखना है कि coastal area में होता है। ये shelter belt है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें प्लांट लगा दिया गया है और ये भी soil erosion को रोकता है। So we have seen all these topics and finally we come here the glossary. Soil resources में हमने पढ़ा topmost layer of the soil which is composed of grainy substance called the soil. Soil is made up of organic matter and minerals and soil formation takes place because of weathering of rocks. तो ये चीज हमने देखा। Soil profile जो 4 types का था, top soil, subsoil, weather rock materials and bedrock. Top soil, the top soil is composed of humus and this soil is the second layer of the soil is composed of sand, silt and clay. And the weather rock material, this is the third layer of the soil composed of large pieces of rock, and the last layer of the soil profile is composed of huge pieces of rocks. Soil factor हमने देखा parent rock, climate and relief, and after that microorganism and climate. ये आपके पार्ट थे। parent rock determine the color, texture, permeability आपको याद रखना है। C, T और M. C for color, texture, T permeability, chemical property and mineral content. Climate influence soil formation mainly through action of temperature, moisture and wind. याद रखना है आपको। Relief, altitude and slope determine the accumulation of soil at a place. The biotic factors also, that is earthworm, ant and termites expose soil particles to weathering which adds soil formation. उसके बाद क्लाइमेट जो कि टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस मोर रैपिडली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो ये आपको याद रखना है. सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द नेचुरल एजेंट सच एज विंड, फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन. इसके और भी कई सारे कॉज हैं. डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग सॉइल. हाउ मेनी कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन में आपको ये चीज कहना है कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एटसेट्रा, एंड फ्लड इज ऑब्वियसली द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. Now come to the point of methods of soil conservation: mulching, contour barriers, rock dam, and terrace farming, intercropping, contour plowing, and shelter beds. You can easily understand it. So मेरे दोस्तों, ये टॉपिक जो soil as a natural resources है, ये आपका 5वां वीडियो था. और याद रखिएगा, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को अवश्य क्लिक करिएगा, और हमारे हर वीडियो के ऊपर में जो आई बटन हम देते जा रहे हैं उस पर आपको अपने वीडियो का एनसीईआरटी के सेक्शन बेस्ड वीडियो आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी पैकेज के रूप में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड कीपिंग इन माइंड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी और मेंस.